बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबका स्वागत है। किसान भाई बहनों, आप अपने खेतों में कई तरह के अनाज उत्पन्न करते हैं और लगभग हर विषय पर हम अपने कार्यक्रम में बात भी करते रहते हैं। आज हम लोग जानकारी लेंगे मोटे अनाज की खेती के संबंध में, लेकिन पहले देखते हैं कृषि समाचार और जानते हैं कृषि जगत में क्या कुछ है नया। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत ले सकते हैं ड्रिप सिंचाई यंत्र, स्प्रिंकलर और रेनगन। राज्य के किसान अनुदान पर ले सकते हैं कई उद्यानिकी खेती की सुविधाएं। लत्तेदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद बिरसा। अब समाचार विस्तार से। सिंचाई में कम पानी का उपयोग करके अधिक उपज पाने की तकनीक अपनाना आज की मांग है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर सूक्ष्म सिंचाई योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसान सरकार से अनुदान पर ड्रिप सिंचाई के यंत्र, स्प्रिंकलर और रेनगन जैसे सिंचाई यंत्र ले सकते हैं। इसके लिए किसान जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें। राज्य में उद्यानिकी खेती को बढ़ावा देने के लिए उद्यान विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत बागवान, उद्यान मित्र और किसान को 5 दिवसीय प्रशिक्षण तथा युवाओं को 25 दिवसीय माली प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही मिर्च, ओल, अदरक, पपीता की खेती, कीट रहित सब्जी उत्पादन इकाई, टिश्यू कल्चर से केला और स्ट्रॉबेरी की खेती, गृह वाटिका की स्थापना, सब्जी की तकनीकी खेती का प्रत्यक्षण, मशरूम किट वितरण, पॉली हाउस और फल फूल एवं पौधों का बिचड़ा उत्पादन के लिए अनुदान की सुविधा उपलब्ध है। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अमरूद में स्टाइलर एंड रोट नामक फल सड़न रोग होता है। इससे बचाव के लिए बरसात से पहले टहनियों की कटाई छटाई के बाद मैंकोजेब, वेबस्टीन या कॉपर फंजीसाइड दवा से घोल बनाकर छिड़काव करें। साथ ही जड़ के पास की मिट्टी में कैल्शियम सल्फेट डालें। देखिए, एक्चुअली आप जो है सो फल का गुआवा का बात करेंगे तो गुआवा में फल में देखेंगे कि नीचे जो है सो फल के नीचे वाला पोर्शन में सड़न स्टार्ट होता है, जिसको कि हम लोग स्टाइलर एंड रोट कहते हैं। तो स्टाइलर एंड रोट है, ये मेनली जो है सो फफूंद के चलते आता है। लेकिन क्या होता है कि जब आप सही मात्रा में कैल्शियम सल्फेट नामक फर्टिलाइज़र का यूज नहीं करेंगे, अगर आपकी मिट्टी में कैल्शियम की कमी होगी तो कैल्शियम की कमी होने से क्या होता है कि इस फंगस को वो बढ़ा देता है, जिससे कि बहुत सारा फल में जो है सो आप देखेंगे कि इस तरह का समस्या आ जाता है। तो किसान भाई को अगर मान लीजिए कि फल में अगर स्टाइलर एंड रोट इस तरह का सड़न दिखता है तो फंजीसाइड का स्प्रे करने के लिए तो अवश्य कहते हैं कि वो फंजीसाइड में मैंकोजेब और वेबस्टीन का स्प्रे करे। लेकिन इसके साथ साथ जो है सो कैल्शियम सल्फेट जो है खाद के रूप में इसका भी ज़रूर मिट्टी में उसके जड़ के पास उसका प्रयोग करना चाहिए। उसका स्प्रे संभव हो तो स्प्रे करना चाहिए। इससे क्या है कि स्टाइलर एंड रोट की समस्या कम होगी। और जहाँ तक कटाई छटाई की बात है तो हम लोग बरसात से पहले जो है सो अच्छा से उसका कटाई छटाई कर लेंगे, ताकि नया ब्रांच निकलेगा और उसके बाद हम उसका स्प्रे जो हम फंजीसाइड बताए उसका स्प्रे कर सकते हैं, कॉपर फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, ताकि उस कटा छटा हुआ जो भाग है इसमें किसी तरह का फंगस का प्रकोप नहीं हो पाएगा और आपका फल अच्छा निकलेगा। राज्य के जो किसान गर्मी के मौसम में लत्तेदार बोदी की खेती करना चाहते हैं, वे अभी से लेकर मार्च के अंत तक फसल लगा सकते हैं। लत्तेदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद बिरसा श्वेता, स्वर्ण श्वेता या स्वर्ण हरिता लगाएं।
लत्तेदार बोदी की बुआई के लिए 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। लत्तेदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद बिरसा श्वेता, स्वर्ण श्वेता या स्वर्ण हरिता लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अब बारी है एक सफल किसान से मिलने की, तो आइए चलते हैं किसान के गांव। आज हमारे साथ नेतरहाट के सफल किसान राजू जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये अपनी बागवानी और अपने खेतों में क्या नया उपाय, क्या नई प्रयोग करके ये अपनी खेती को सफलता की ओर अपने आप को अग्रसर कर रहे हैं। बागवानी चाहे आप सब्जी वर्गीय फसल डालिए, फ्लावर फूल का ये करिए, फल का भी जो भी करिए, तकनीक को आप लेके आगे जाइएगा। जैसा तकनीक मतलब कुछ नहीं, इसमें ड्रिप है जो टपक सिंचाई बोलता है, जो पानी देने का जो ये है टेक्निक है। जो पहला हम लोग जैसा फ्लड पानी, बहुत ज़्यादा पानी को बहा के हम लोग वेस्ट करते थे, तो वो पानी का बचत हो रहा है और आपका समय भी आपको उसमें कम लग रहा है, मेहनत कम लग रहा है और कम पानी में भी आप ज़्यादा खेती आप कर पा रहे हैं। आपका पास अगर पानी का सुविधा ज़्यादा नहीं है, कम पानी है, तो उसमें आप वो अगर पुराना विधि से फ्लड पानी दे के आपको फसल ये करना है तो वो संभव नहीं, ज़्यादा क्षेत्र में, ज़्यादा जगह में आपको फसल लगाने का। ये ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो हर जगह आपको वो पानी एक, हाँ, हर जगह आपको एक जैसा पानी आपका फसल को पानी मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है और उसका साथ साथ आपको अगर फर्टिलाइजर वगैरह कुछ देना है तो भी उसका साथ में ही चला जा रहा है, उसको अलग से आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस, जबकि धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के बाद वक्त होता है एक छोटे से विराम का। मिलते हैं इस विराम के बाद। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने
और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। तो जैसा कि आज हम लोग बातें करने वाले हैं मोटे अनाज के बारे में, जैसे कि रागी, ज्वार, बाजरा। इनकी खेती बहुत ही सरल है क्योंकि इसे ज़्यादा खाद, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या इनकी खेती की संभावना झारखंड में है? पूरी जानकारी देने के लिए हमारे विशेषज्ञ बैठे हैं स्टूडियो में। तो चलिए जुड़ते हैं स्टूडियो के साथ, क्योंकि कार्यक्रम है लाइव। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, कई तरह की फसलों के बारे में हम आपको लगातार जानकारियां देते रहे हैं। आज हम बात करेंगे मोटे फसलों के विषय में। किसान भाइयों, झारखंड में मोटे अनाजों की खेती की क्या संभावनाएं हैं, इस विषय पर हमारी बातचीत होगी। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजय कुमार। डॉक्टर संजय कुमार कृषि विज्ञान केंद्र गुमला में वरीय वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। किसान भाइयों, आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। डॉक्टर साहब, जब हम मोटे अनाजों की बात करते हैं तो बहुत तरह के अनाज होते हैं। मोटे अनाज मतलब क्या समझे? जो किसान भाई वो जानते हैं, जो किसान भाई नहीं हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है जानना। देखिए, मोटे अनाज जिसमें रफनेस है, उसके जो फाइबर वगैरह जिसमें होता है, फाइबर भी है और रफनेस है, इसीलिए उसको हम लोग मोटे अनाज के दर्जा में रखें। और मूल रूप से देखा जाए कि वैसा फसल जो कम पानी में, कम समय में, कम खर्च में, मौसम के विपरीत परिस्थितियों में भी होने की संभावना रखता है, उसी को हम मोटा अनाज कहते हैं। बिल्कुल। और अपने क्षेत्र विशेष से खास करके झारखंड में इसकी अपार संभावना है, इसकी खेती को बढ़ावा देने का। बिल्कुल। तो मोटे अनाज की जब हम बात करते हैं तो इसमें किन किन फसलों को समाहित करते हैं? देखिए, मोटे अनाज में मूल रूप से मक्का है, जई को भी हम मोटे अनाज में रखते हैं, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, कोदो है, चीना है। इन फसलों को हम मोटे अनाज में रखते हैं और इसको किसान खेती अलग अलग प्रांत में अलग अलग तरीके से भी करते हैं। जब हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में आप किस तरह की संभावनाएं देखते हैं मोटे अनाजों की खेती की? देखिए, झारखंड में इसकी अपार संभावनाएं हैं और अपने क्षेत्र पूरे झारखंड में अगर इसकी अभी वर्तमान में जो खेती का रकबा है लगभग 3 लाख 3.25 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती हम लोग अभी करते हैं। लेकिन इसकी संभावनाएं काफ़ी है। इसकी खेती मूल रूप से जो हमारा जो ज़मीन का स्ट्रक्चर है उसमें ऊपरी ज़मीन जिसको हम टाड़ ज़मीन कहते हैं, तो टाड़ में इसकी खेती की अपार संभावना है। तो इसकी खेती को संभावनाओं को आमद में बदलना है जिससे किसान का आकर्षण इस खेती की तरफ बढ़े। तो बीते दिनों में ऐसा देखा गया कि इसके खेती के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। तो आकर्षण आप बोल रहे हैं कि झारखंड में इसकी संभावनाएं बहुत हैं। झारखंड के कृषक, जहां तक मेरी जानकारी है, पहले इस तरह के फसलों की खेती करते भी रहे हैं, लेकिन अचानक से एक शिफ्ट आया खेती में, फिर से हम वापस जा रहे हैं। तो ये जो आकर्षण बढ़ा है, इसका कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद
जब चावल, गेहूं, इस सब का एक्सेसिंग बहुत इजी तरीका से किसान को मिलने लगा, पीडीएफ सिस्टम से मिलने लगा, तो लोगों के भोजन पद्धति में एक बहुत चेंज आया जी। और जिसमें पहले हमारा मड़ुआ, मिलेट, मक्का ये सब रहता था, लेकिन वो सब चीज़ें पीछे छूट गया और लोग इसको एक गरीबों का अनाज के दर्जा में इसको रख दिया। और आने वाला जो अभी कोविड सिचुएशन आया तो पुनः हम लोग बैक होने लगे, बिल्कुल, और लोग महसूस करने लगा कि एक ऐसा फसल है जो कि इम्यूनाइजेशन पावर को बढ़ाता है। तो इसकी खेती पर पहले से भी ध्यान था, इसीलिए तो 2018 में अपने देश में इसको ईयर ऑफ मिलेट 2018 को घोषित किया गया था। और अभी FAO जो है, विश्व खाद्य संगठन जो है, 2023 को इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और इसके लिए अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का काफ़ी ही सराहनीय स्टेप है कि इस क्रॉप की महत्ता को बढ़ाया जाए और लोगों के बीच में भोजन पद्धति में इसका समायोजन किया जा सके। बिल्कुल। तो ये जो आप मिलेट की बात कर रहे हैं, ये पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो प्रतिरोधक क्षमता है इसमें ज़्यादा है। बिल्कुल, ये तो इसको न्यूट्रिशनल रिच क्रॉप कहा ही जाता है कि इसमें सारे जो है प्रोटीन भी हैं, मिनरल भी हैं। तो इसलिए इसको तो हमको अपनाना ही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको हमारा जो मड़ुआ है, रागी, इसमें बहुतायत मात्रा में कैल्शियम है जी। इतना किसी क्रॉप में कैल्शियम नहीं पाया जाता है। ये आयरन रिच भी है। तो इस प्रकार से जितना भी मिलेट है वो काफ़ी न्यूट्रिशनल पॉइंट से काफ़ी संपन्न है, परिपूर्ण है और इसको अपनाने का जरूरत है। आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि अब तो इवन मेडिकली लोगों को एडवाइस दिया जा रहा है कि आप अपने डाइटरी सिस्टम में इसको समायोजन करें। जो रागी है वो आपको जो ब्लड शुगर के पेशेंट हैं उसके लिए भी इसको रिकमेंडेशन दिया जाता है कि आप रागी का सेवन करें तो आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा। तो आने वाला दिन में लोग इसकी महत्ता को मतलब इसका बाजार, मतलब एक बड़ा बाजार है इसके लिए। बिल्कुल, बहुत बड़ा बाजार है। बाजार है और लेकिन हमारे पास जितना संभावनाएं हैं उसको हम लोग ठीक से अभी हार्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। और साथ साथ इसका प्रसंस्करण की जो अगला स्टेप है, इसके उत्पादन के बाद मूल्य संवर्धन, जो कि बहुत कारगर चीज़ है और लोगों को सीधा इनकम से हम जोड़ सकते हैं। जो हमारा झारखंड है, जो फॉरेस्ट बेस्ड स्टेट है, ये यहाँ पर हम लोग माइनर फॉरेस्ट का जितना ख्याल कर रहे हैं प्रोड्यूस का, अगर हम लोग अगर मिलेट पर भी ज़्यादा फोकस करें तो बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारे युवाओं को रोजगार भी मिल सकता है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, लेकिन हम यहाँ रोकना चाहेंगे, झारखंड, चूंकि हम किसान भाइयों से सीधे जुड़े हुए हैं, तो झारखंड का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इन तमाम फसलों की खेती अच्छे ढंग से की जा सकती है? इसके अपने 24 जिला में इसकी खेती की संभावना है कि कोई ऐसा जिला नहीं है जिसके पास स्टार लैंड नहीं है, माने अपलैंड नहीं है जी। लेकिन किसानों को तो आमदनी चाहिए और हाई वैल्यू क्रॉप चाहिए, हाई वॉल्यूम भी चाहिए जी। तो इसको मध्य में रखते हुए किसान जो है वो डाइवर्सिफाइड, विविधीकरण खेती की ओर जा रहा है। हम देखते हैं कि बहुत क्षेत्रों में विगत 2-3 साल पहले से बात किया जाए तो मड़ुआ की खेती को रिप्लेस किया मक्का की खेती जी। हालांकि वो भी मोटे अनाज में है लेकिन उसका उत्पादन क्षमता ज़्यादा है। उसमें ऐसे ऐसे प्रभेद हैं जो कि 60 से 70 क्विंटल तक इजीली दे सकते हैं। मड़ुआ के साथ ये चीज़ है जो यहाँ पर होता है रागी, तो उसमें उन्नतशील प्रभेदों का समायोजन बहुत कम है। बिल्कुल। जो यहाँ पर किसान करते आ रहे हैं वो काफ़ी पुराना A404 एक प्रभेद है, उसी को करते हैं। लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र गुमला विगत आज 5-6 वर्षों से हम लोगों ने US बेंगलोर यूनिवर्सिटी से हम लोगों ने मड़ुआ का एक काफ़ी लोकप्रिय उधर का वैरायटी है GPU 28, बिल्कुल, उसको हम लोग लाया और आज किसान उसकी खेती को अपना के आराम से 17 से 18-20 क्विंटल तक यील्ड प्रति हेक्टेयर प्राप्त कर रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न मन में आ रहा है कि जैसे कोई किसान है वो खेती करना चाहता है मड़ुए की, आपने बताया कि प्रभेद बहुत पुराना हो गया है और अभी नया प्रभेद आप लेकर आए, प्राप्त अगर करना चाहे किसान भाई, खेती करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, मड़ुआ की खेती को बढ़ावा देने के लिए
इसको तो पॉलिसी में भी मेरे समझ से एक बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें झारखंड के 24 ज़िले हैं, उसमें से राइस और किसी ज़िले में पल्सेज पर ज़्यादा है, लेकिन मड़ुआ के पर जो है NFSM प्रोग्राम में मात्र 11 जिला है। बात करें गुमला जिला की, हम गुमला जिला कृषि विज्ञान केंद्र से संबंध रखते हैं, तो गुमला में मड़ुआ की खेती का अच्छा आच्छादन है। खास करके बसिया जो प्रखंड है, कामडाड़ा है, बसिया है, इवन बिशुनपुर भी है, घाघरा, सभी प्रखंड में होता है, लेकिन प्रीडोमिनेंट ब्लॉक अगर देखा जाए तो इसमें चैनपुर है, बसिया है, कामडाड़ा, ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ पर पानी वर्षापात 10 साल का एवरेज है कि काफ़ी कम वहाँ पर होता है। ऐसी स्थिति में जो जलवायु का जो परिवर्तन हो रहा है, तो इस फसल को हम क्लाइमेट रेजिलिएंट फसल के रूप में उसको बढ़ावा देते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र का एक फोकस में है कि मड़ुआ की खेती को खास करके बसिया और कामडाड़ा के क्षेत्रों में इसको बढ़ावा दिया जाए, और उन्नतशील प्रभेद जो हम अभी उसका बढ़ावा दे रहे हैं जो GPU 28 है, तो उसको एक पार्टिसिपेटरी सीड चेन बनाया जाए जो किसान स्वयं को बीज उत्पादन करें और किसान आपस में उसको गांव की पत्ती से एक्सचेंज करें, ताकि उनका उत्पादन के साथ साथ उत्पादकता ही बढ़ाना मेरा कोर ऑब्जेक्टिव है, ताकि हमको इनकम प्राप्त हो सके। तो ऐसे करके हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, और सरकार को भी चाहिए कि NFSM प्रोग्राम में 24 मड़ुआ को खास करके आने वाला दिन में हमको लगता है कि ऐसा हो भी जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जब होगा तो सरकार इस दिशा में आगे आएगी, और मड़ुआ की खेती भी 24 जिला में जहाँ पर अधिक संभावनाएं हैं, इसको NFSM प्रोग्राम में इंक्लूड किया जा सकता है। बिल्कुल। ये जब आप मड़ुए की खेती करते हैं या दूसरे और भी कोई मोटे अनाज है, समय क्या होना चाहिए? क्योंकि आमतौर पर जब हम फसलों की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो सब्जी फसलों की खेती पर बहुत ज़ोर देते हैं, या फिर जो अनाजों की खेती होती है जैसे चावल है, गेहूँ है, इसकी खेती में बहुत ज़ोर देते हैं। तो जब मोटे अनाजों की खेती की बात होती है तो इसका समय क्या होना चाहिए? देखिए, मोटे अनाज की जो खेती यहाँ पर है, जैसे अपने क्षेत्र में हम मक्का का तो कर ही रहे हैं, और उसके अलावा मड़ुआ है, ज्वार है, ये 3 समांतर ज़्यादा क्षेत्रफल में हम लोग कर रहे हैं। तो ये तीनों फसल जो है, ये तीनों बरसात में खरीफ सीजन का फसल है यहाँ पर। इवन सरगम को हम रबी में भी ले सकते हैं, मक्का को भी रबी समर में भी ले सकते हैं, लेकिन पानी की आवश्यकता होती है, अधिक मिलता है। तो ज़्यादातर खेती जो है हमारा वर्षा आधारित है, और खरीफ सीजन में इसकी खेती को हम करते हैं। इसमें टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन का ज़रूरत है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन में हम जो मड़ुआ की खेती करें तो पहला चीज़ है कि प्रभेद का चुनाव में बहुत बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा उसका जो मड़ुआ का हम ट्रांसप्लांटिंग करके लगावें, बहुत जगह सीधी छींटा विधि से लगा देता है, नेग्लेक्टेड क्रॉप की भांति उसको न करें, उसे प्रॉपर हम फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करें, बिल्कुल पेस्ट मैनेजमेंट करें। हालांकि उसमें रोग व्याधि बहुत ही कम है, खर्च भी कम है, खर्च बहुत कम है। तो जो खेती का जिसमें हमको बेनिफिट कॉस्ट रेशियो ज़्यादा मिले और जिसका बाजार भी इजी वे से हो, बिल्कुल। तो आज समय आ गया है जो कि मोटे अनाज का बाजार सामने है। देखिए, जितना मक्का का खेती बढ़ा है मक्का की खेती को, लेकिन कभी कभी पिछले साल मक्का की खेती बहुत हुआ, लेकिन रिजल्ट सामने नहीं आया, क्योंकि लगातार बारिश होने से मक्का की फसल जो हमारा सफ़र कर गया। मड़ुआ में ऐसा संभावना नहीं है। तो मक्का में पानी चाहिए, लेकिन ज़्यादा पानी भी उसको नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सब्स्टिट्यूट के रूप में हमारा मड़ुआ जो है वो काफ़ी कारगर है। बिल्कुल। अगर आप दूसरे अनाजों की खेती कर रहे हैं और उस समय अगर कोई मतलब सब्स्टिट्यूट के रूप में लेना चाहता है तो मड़ुए की खेती कर सकते हैं, क्योंकि जितना हम मक्का का उत्पादन करते हैं यहाँ, चाहे पूरे दुनिया में, जो मक्का का 1% ही ह्यूमन कंजम्पशन में आता है। रेस्ट जो कंजम्पशन है फीड के रूप में हम उसको लेते हैं। बहुत सारे जो अमेरिका में जो है वो जो मेज इथेनॉल बनता है,
कॉर्न इथेनॉल का आने वाला दिन में इसकी संभावनाएं बढ़ेगी। सिर्फ भोजन से हटकर भी बहुत सारी चीजों में इसका उपयोग किया जा सकता है। बायोफ्यूल के रूप में जब अपनाना शुरू कर देंगे और समय आ गया है, इस पर बहुत शोध कार्य चल रहा है, तो इस फसल की अधिकता भी बढ़ेगी और लोग स्वयं इस फसल को लेने के और सरकार भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। क्या संदेश देना चाहेंगे काफी संक्षेप में? देखिए, संदेश यही है कि किसान भाई स्वयं को वैज्ञानिक हैं और पहला चीज है कि मौसम को मिजाज को समझना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, मौसम के मिजाज को समझें और अपनी जमीन की मांग को समझें। जो खास करके ऊपर वाली जमीन है उसमें इन फसलों को बढ़ावा दें और इन फसलों को बढ़ावा देकर हम एक सस्टेनेबल इनकम की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह विपरीत परिस्थिति में होने वाला फसल है। इसमें यही सबसे ध्यान देने का जरूरत है कि इसको हम खेती की तरह मत करें, इसको व्यावसायिक खेती के रूप में अपनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, तकनीकी समायोजन कर वैज्ञानिकता के साथ इसकी खेती करेंगे तो हमको निश्चित रूप से इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आप मोटे अनाजों की खेती कर अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप इसकी खेती कीजिए और जानकारियां लेकर अच्छे तरह से प्रबंधन कर इसकी खेती करें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। डॉक्टर संजय कुमार, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार। आपको भी धन्यवाद।